सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। वह 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट व हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुए शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्री व तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान कई देशों के न्यायाधीश भी इस पल के गवाह बने। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा और वह 9 फरवरी 2027 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले जस्टिस कांत का करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। साल 2008 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। ये पहला मौका है जब हरियाणा से कोई जज सीजीआई के पद तक पहुंचा है। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस कांत का सफर साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ, जहां उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वह 2018 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2019 में उन्हें पदोन्नत कर देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाली बेंच का वह हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे। उन्होंने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर भी उन्होंने सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसके अलावा वह 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर चुके हैं। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर फूल अर्पित किए। और आपको बता दें कि आज जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है और शपथ लेने के बाद वो बता दें आपको कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर फूल अर्पित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर पहुंचे। और भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आज बड़ा बल मिला है। आज नौसेना के बेड़े में आईएनएस माहे शामिल हो गया है। ये माहे क्लास की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुए इस समारोह में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। ये पहली बार है कि नौसेना में शामिल होने वाले जहाज के कार्यक्रम में पहली बार थल सेना प्रमुख शामिल हुए। आईएनएस माहे ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम जोड़ दिया है। आकर्षक, तेज और आधुनिक सेंसरों से लैस आईएनएस माहे आज आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार ये जहाज माहे क्लास का पहला जहाज है, यानी उथले पानी में काम करने वाले भारत के नए पीढ़ी का एंटी सबमरीन जहाज 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है। तटीय इलाकों और उथले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए तैयार माहे में स्टेल्थ, स्पीड और हाईटेक सबमरीन रोधी क्षमता का जबरदस्त संयोजन है। ये भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत तालमेल में निहित है। Today I am reminded that the strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security.
and together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Op Sindoor was an apt example towards that synergy. The Indian Army too has launched a series of initiatives under our overall umbrella of a decade of transformation in which jointness and integration is an important pillar. इस जहाज की असली ताकत है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम, जो कि समुद्र के भीतर नौसेना की आंख और कान का काम करेगा। इस सबमरीन की खासियत है कि उथले पानी की मुश्किल परिस्थितियों में पानी में छिपे किसी भी खतरे को बहुत सटीकता से पकड़ सकता है। अब माहे एक्शन के लिए तैयार है। जहाज में लगे IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर 2 ट्रिपल लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर से एक बार में 6 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने की क्षमता से लैस है। इतना ही नहीं, जहाज पर लगा रैपिड फायर नेवल सरफेस गन इसे तेज नावों, ड्रोन और हवा से आने वाले खतरों से निपटने में भी मजबूती देता है। हमारा जहाज है वो बहुत कैपेबल है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं तटीय एरिया में एंड सबमरीन को सीक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं उसी एरिया पे। जहाज के बाद अगले 7 जहाज और आने वाले हैं जो पूरे वेस्टर्न सी बोर्ड पर रहेंगे और एक लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट करेंगे अगेंस्ट द सबमरीन हु आर लर्किंग नियर टू आवर वाटर्स। ये जहाज प्राइमरी लोअर इनका एज टू सैलो वाटर ऑपरेशंस है। ये जहाज स्पीड के लिए बनी है। इसके जहाज के जो फीचर्स हैं वो स्टेल्थ हैं एंड जो इनका मैन्युअलिटी है बहुत हाई है, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों से बना INS माहे भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का मजबूत प्रमाण है। इस जहाज का नाम ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। इसके क्रेस्ट में उरुमी यानी कलारीपयट्टू की लचीली तलवार का निशान है, जो फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतीक है। शिशिर सेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज, मुंबई। और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणाश शर्मा ने नौसेना के बेड़े में INS माहे का शामिल होना ऐतिहासिक बताया। DD न्यूज संवाददाता शिशिर सेलार से बात करते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर प्रणाश ने बताया है कि इसकी खासियत यह है कि इसमें 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। माहे शैलो वाटर और डीप वाटर दोनों क्षेत्रों में ऑपरेशन करने में सक्षम है। इस वक्त मैं INS माहे के उस जगह पर खड़ा हूं जो कि इस जहाज का शक्ति स्थल कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इस जहाज का नाम एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, मतलब पनडुब्बी रोधी जो है जहाज है, और इसीलिए पनडुब्बी रोधी जहाज होने के कारण यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वेपन्स बिठाए गए हैं जो कि एक पनडुब्बी को जो है ध्वस्त भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये टॉर्पीडो लॉन्चर्स है। इस जहाज में ऐसे 2 टॉर्पीडो लॉन्चर्स जो है वो बिठाए गए हैं, कुछ ट्यूब्स भी इसके साथ है, चूंकि अगर कहीं पर भी पेट्रोलिंग करते वक्त दुश्मन की कोई पनडुब्बी आती है तो जाहिर सी बात है इस टॉर्पीडो लॉन्चर की मदद से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। किस प्रकार से कार्य करता है, और इस खास तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस जहाज का शक्ति स्थल भी इसको हम कहेंगे। सबसे पहली बात तो सर, इस प्रकार से जो टॉर्पीडो लॉन्चर्स यहाँ पे बिठाया गया है, कितना महत्वपूर्ण टॉर्पीडो लॉन्चर है, चूंकि इसका काम ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो ऐसे में जब ये जहाज शैलो वाटर में होगा या फिर डीप वाटर में कहेंगे, तो इन प्रकार के टॉर्पीडो लॉन्चर्स का इस्तेमाल और इसका महत्व क्या है इस शिप के लिए? इस जहाज में 80% मेक इन इंडिया कंपोनेंट दिया गया है। जो खूबसूरत बात जो इस अटैक प्रणाली में अगर हम बात करें, इस जहाज में ये महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाए गए हैं ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, एंड जो टॉर्पीडो है दिए गए हैं वो लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं। इसको हम शैलो वाटर में और डीप वाटर दोनों रोल में हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और खासियत बात यह है कि ये दोनों साइड सेगमेंट में दिया गया है और ये स्टेल्थ फीचर का पार्ट है। अगर आप बाहर शिप के बाहर से देखें तो इस टॉर्पीडो ट्यूब्स को आप नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि नाम में ही सजेस्ट किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, उसकी आधार पर जो है इस प्रकार से इन टॉर्पीडो को जो है फिट किया गया है, जो कि इस जहाज को और खतरनाक बनाता है। शीर शिलार, DD न्यूज, मुंबई। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज।
2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई। यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सड़क किनारे आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने 6 आधार कार्ड एक कूड़ेदान के पास देकर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए आधार कार्डों पर महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पते दर्ज हैं और हम मामले की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही तनातनी के बीच संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट बीएलए जमीरुल इस्लाम मौला को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक मिसाल पेश करने वाला वीडियो जारी किया है। नादिया के रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा के बीएलओ वाहिद अकरम मंडल ने सिर्फ 17 दिन में एनुमरेशन फॉर्म का वितरण और डिजिटलाइजेशन पूरा कर दिखाया है और जिसके लिए आयोग ने उन्हें सम्मानित भी किया है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है कि जब तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएलओ की बीमारी और मौत के मामलों को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है, तो वहीं एक बीएलओ को उसके कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह में वाहिद ने कहा कि वे काम को टालते नहीं हैं, उन्हें अपने काम में खुशी मिलती है। तो वहीं भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर एसआईआर रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी भी तरह की मौत को एसआईआर से जोड़कर पेश कर रही हैं। Mamata Banerjee trying her level best to stop the SIR and any death happening which is quite unnatural, Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. The SIR is being implemented in 12 states now, and even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नामदार लोगों को पिछड़े वर्ग का कामदार व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। परिवारवादी अहंकारी नामदार जो एक चाय वाले के परिवार से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले, गरीब समाज से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री जी के मरने की कामना की, ये नामदारों की फ्रस्ट्रेशन है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और जिसके तहत अयोध्या में सुरक्षा अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को चाको चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में आने से पहले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है और सभी प्रवेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही सभी वाहनों की भी जांच की जा रही है और वॉच टावरों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हर पल चौकन्ना रहने को कहा गया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड को
सघनता से पूरी परिसर की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है। कल 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण होगा, सुना तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके। ये हमारे दिल की मतलब जीवन की मतलब बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। हम तो सोचे भी नहीं थे हमारी ये पीढ़ी हम ये देख पाएंगे कि आज रामलला का मंदिर इस तरीके से मोदी जी खड़ा कर पाएंगे और हम आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। संघर्ष था, उस संघर्ष का जो कल ध्वजारोहण होने वाला है उससे पहले जो आज हमारा जो ये दर्शन होने का ये सौभाग्य है, ये काफी हम भी उत्साहित हैं। कई बार दर्शन करने के लिए चांस नहीं मिला, लेकिन आज लगता है प्रभु का हम पर असीम कृपा है कि आज दर्शन करने के लिए आए। मंदिर देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। हमारा देश में मोदी प्रधानमंत्री हुए इसलिए ये सभी हो रहा है। इज ग्रेट एंड वी आर आल्सो सो प्राउड अबाउट इट। इधर बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, क्लीनिंग बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। मोदी अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट किया है। सभी ही मोदी जी का स्वागत करेंगे। अयोध्या दिव्य और भव्य बना हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में इसनपुर इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत नगर निगम ने करीब 40 वर्षों से बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की है। नगर निगम ने 20 हिताची और 20 जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 1000 अनधिकृत निर्माणों के ध्वस्त किया है और साथ ही प्रशासन ने तालाब के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वहीं अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता कानून व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। अभियान के दौरान इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने करीब 500 सुरक्षा बलों की तैनाती की है और इस दौरान अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रिदेश रावल ने बताया है कि अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था और निकासी के लिए पूरा समय दिया गया था। की कार्रवाई आज हमने शुरू की हुई है। इसके लिए पहले हमने नोटिस दिया था और प्रॉपर टाइम भी दिया इवैक्यूएशन करने के लिए। इस कार्यवाही में हमारी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 जोन की टीम इसमें संलग्न है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा साथ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों साथ में मिलके ये सब हम कार्यवाही कर रहे हैं। असम में आज लाचित दिवस मनाया जा रहा है। वीर लचित बोरफुकन की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लाचित दिवस पर हम साहस, देशभक्ति और सच्चे नेतृत्व के प्रतीक लाचित बोरफुकन को याद करते हैं। उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने असम की अनुकरणीय संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पीएम मोदी ने वीर लाचित बोरफुकन के जीवन से जुड़े एक वीडियो भी साझा किया है। लाचित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लाचित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। लाचित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लचित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए विश्व मुक्केबाजी कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय मुक्केबाजों को बधाई दी है। एक्स पर किए गए पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि हमारे शानदार खिलाड़ियों ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 में अद्भुत और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। उन्होंने 20 पदक जीतकर इतिहास रच दिया, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ये हमारे मुक्केबाजों के जज्बे और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्हें हार्दिक बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पाकिस्तान के पेशावर में आज एक अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। फेडरल कांस्टेबलरी मुख्यालय पर सुबह सुबह हुए हमले में 3 आतंकवादी भी मारे गए। एक हमलावर ने द्वार पर विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया और इसके बाद आतंकवादियों ने इमारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों के सफाई के लिए अभियान जारी है। घायलों को पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और बल का मुख्यालय भीड़भाड़ वाले इलाके में है और सैन्य छावनी के पास है। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। भारत को पहला झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जिन्हें केशव महाराज ने 22 पर आउट किया। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।